इस वक्त हम शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो दिव्यांगजनों को लेकर विशेष तौर पर काम करती है, जहां पर 50% से के करीब में जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनको आरक्षण मिलता है और इससे अधिक भी कई बार जो दिव्यांगजन बच्चे हैं वो यहाँ अलग अलग कोर्सेज में पढ़ाई करते हैं। किस तरीके से वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या कोर्सेज यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, इस नए सत्र में क्या चीज़ें शुरू हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो हमारे साथ हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम, नमस्ते। जो आपकी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले तो चूंकि एशिया की पहली अपने आप में यूनिवर्सिटी जो इस तरीके से बच्चों को अपने यहाँ एनरोल करती है, उनको पढ़ाती है, क्या क्या कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, किस तरीके की पढ़ाई बच्चों को करने को यहाँ मिल रही है? देखिए, हमारे यहाँ तो लगभग हर तरह के कोर्स चल रहे हैं। आप चाहे साइंस स्ट्रीम की बात कर लीजिए, आर्ट्स की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, लॉ, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, काफ़ी कोर्सेज जो चाहिए विद्यार्थियों को हमारे यहाँ हैं। और एक विशेष कोर्स हम लोग चलाते हैं जो स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है। उसमें हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, जो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उनको कैसे पढ़ाया जाएगा या उनके लिए कैसे व्यवस्था हो। हियरिंग इम्पेयर्ड डिपार्टमेंट है, जो डेफ एंड डम बच्चे हैं उनके लिए कैसे पढ़ाई हो सकती है, कैसे उनको पढ़ाया जा सकता है। और एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कि मानसिक रूप से जो अस्थिर बच्चे हैं उनके लिए भी क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लगभग सभी विधाएं यहाँ पर कोर्स की दृष्टि से देखा जाए तो है। दूसरा ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में 50% मिनिमम चाहिए ही आरक्षण हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको दिया जाता है पढ़ने में। यही नहीं, हम लोग एडमिशन ही नहीं देते, साथ में उनको और भी सुविधाएं भी देते हैं। जैसे उनको अगर फीस है तो ट्यूशन फीस उनकी नहीं दी जाती। जीरो ट्यूशन फीस पर वो पढ़ते हैं? हाँ, जीरो ट्यूशन फीस पे पढ़ते हैं। दूसरा ये है कि जो मेस में उनके रहने, हॉस्टल में रहने, खाने, ये सब की व्यवस्था हम सब सरकार ही उसका वहन करती है। अच्छा। और ये विशेष रूप से कि जैसे वो यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सकें और रहने में कोई दिक्कत ना आवे, इस दृष्टि से हॉस्टल में भी उनके लिए एक अच्छा वातावरण बना के रखा जाता है। बैरियर फ्री वातावरण भी है और खाने वगैरह पे भी हम लोग ध्यान देते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, इस यूनिवर्सिटी में क्या लखनऊ में चूंकि इस्टेब्लिश्ड है ये, तो लखनऊ या उत्तर प्रदेश के ही लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या भारत के अलग अलग हिस्सों से या बाकी जगहों से भी बच्चे यहाँ एनरोल हैं? अभी तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश से ही हमारे पास बच्चे हैं। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि बाहर से भी आए बच्चे, क्योंकि इसमें नेशनल वार्ड जुड़ा भी हुआ है तो उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए ही पूरी तरह से, पर ऐसा नहीं है कि बाहर के बच्चे आएंगे तो हम उनको नहीं रखेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगली बार से जब हम CUT से एडमिशन लेंगे तो उसमें एक नेशनल कैरेक्टर तो हमारा होगा ही। आपने CUT की बात कही, मैं उसी पर आना चाह रहा था। एडमिशन की प्रक्रिया कैसे है? कोई अगर जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है वो किस तरीके से आपके एडमिशन पा सकता है, क्या पात्रता है? जैसे हम लोग अभी तो जो एकेडमिक काउंसिल हुई थी उसमें हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया कि CUT के माध्यम से हम अपने सारे कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, जहाँ जहाँ CUT हमको देता है ऑप्शंस। अच्छा। उसके बाद अगर जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे हैं उनके लिए शायद मेरिट पे हम लोग, जहाँ पे उनको जैसे ब्लाइंड बच्चा है तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग से प्रक्रिया है। तो उसके लिए हम लोग मेरिट के आधार पे लेते हैं एडमिशन्स। मतलब उनके पिछले जो भी उनका एकेडमिक हो उसमें जो मेरिट हो उस पर उसके आधार पे भी एडमिशन लिया जाता है। दूसरा ये है कि जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में हम लोगों ने JEE के माध्यम से भी और जो AKTU का जो हमारा राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है उसके माध्यम से भी और CUT के माध्यम से, ये तीनों माध्यम हम इंजीनियरिंग के लिए भी
अप्लाई करेंगे। मेरा सर सवाल डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे हैं उनको लेकर के है कि क्या मतलब जैसे आपने कहा मेरिट बेस, तो प्योरली मेरिट बेस सिस्टम है या और भी? नहीं है कि हम खाली मेरिट पे, अगर वो सीयूटी के माध्यम से भी आएंगे तो हम उसको करने के लिए, उनको लेने के लिए एकदम तत्पर हैं। अच्छा। मगर कभी कभी क्या होता है कि सीयूटी में अगर वो ऑप्शंस नहीं है तब फिर वो कैसे आएंगे, तो उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय पहले से ही इस तरह की व्यवस्था कर रखा है कि उनके लिए हम लोग अलग से करते हैं प्रावधान एडमिशन का। तो जो लोग सीयूटी के माध्यम से आएंगे उनको तो हम लेंगे ही। वैसा अगर हमारा कोई दिव्यांग बच्चा उसमें अपने को सक्षम पाता है करने के लिए तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी लेंगे। इसमें जैसे आपने कहा 50% जो रिजर्वेशन है वो ऐसे बच्चों के लिए है इस तरीके से अलग अलग बीमारियां कहें या उससे हैं ग्रसित। क्या जो बाकी बच्चे हैं जब वो आपके दिव्यांगजन बच्चों के साथ वहाँ पढ़ाई करते हैं तो वो माहौल कैसा रहता है या कैसे वो बच्चे एक दूसरे के साथ में मिलजुल पाते हैं, इसको लेकर के क्या यूनिवर्सिटी? प्रश्न ये पूछा क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय पूरा इसी आधार पे है जो अभी हमको लगता है, जो मेरी अपनी जानकारी है और जो मैं बाहर के में अपने लोगों से, परिचित लोगों से बात करता हूँ चाहे विदेश में, तो मुझे लगता है कि इस परिकल्पना के आधार पे अभी कहीं कोई विश्वविद्यालय दिखता नहीं है, लोगों के नॉलेज में नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग रिसोर्स इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा पढ़े, एक ही क्लास में हमारे सामान्य बच्चा भी है, उसके साथ में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा, चाहे लो विज़न और ब्लाइंड हो वो भी है, एक डेफ एंड डम बच्चा है वो भी साथ में पढ़ता है, और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज बच्चा भी पढ़ता है। तो एक क्लास में ये 4 वर्ग आप समझ लीजिए हैं, और टीचर को इन सभी वर्गों को सेटिस्फाई करना है। तो सर जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है, उसको फिर बाकी जो बच्चे मतलब कोई सुनने में जिसको समस्या है, किसी को देखने में समस्या है, तो उसको कैसे फिर पढ़ाने में कैसे क्या सुविधा है? जैसे जिसको देखने में समस्या है उसके लिए फिर हम लोग जो उनको सुन सकता है, दिखने वाला, जिसकी आँख खराब है वो सुन तो सकता है, तो सुनने की दृष्टि से हम लोग उनको जो भी चीज़ें होती हैं बोल के उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। अब डायग्राम वगैरह है तो उनको फिर उस तरह से ब्रेल के माध्यम से उनको उसकी फीलिंग की जाती है। ब्रेल के माध्यम से उनको किताबें भी, उनको कोशिश हो रही है कि जितनी भी मतलब स्पेशलाइज्ड किताबें जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड किताबें हैं उनको ब्रेल के माध्यम से उसको कन्वर्ट करके ब्रेल के रूप में उनको दी जाए। तो इसकी भी कोई लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी? हमारे पास ब्रेल प्रेस है। अच्छा। ब्रेल प्रेस है, उसमें हम लोग इन किताबों को धीमे धीमे कर रहे हैं। थोड़ा कठिन कार्य होता है क्योंकि एक तो वॉल्यूम भी बहुत हो जाता है, करने में भी टाइम लगता है, पर हम लोगों ने अब धीमे धीमे उन किताबों को मतलब जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनको भी ब्रेल वाली किताबों में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। तो एक तो ये हुआ कि ब्रेल के माध्यम से वो बच्चे पढ़ सकते हैं जो फिजिकल है, सुनने के साथ उनको एक डिजी टॉक करके एक वो भी है उनके, जिससे कि वो सुन सकते हैं। मान लीजिए किताब है कोई और उसको पढ़ना है तो उसको टॉकिंग लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा टेक्स्ट। अच्छा। और वो उसको सुन के समझ सकते हैं। तो तब कोई ऐप आप लोग के यहाँ है? ये ऐप डिजी टॉक करके, मुझे ठीक से उसका नाम याद नहीं है। हाँ। पर इस तरह की है व्यवस्था। अच्छा। उसको देने का प्रयास अभी हमारे कुछ एक बाहर से एनजीओ ने भी एक हम लोगों को दिया हुआ है जो कि आंखों में चश्मा लगा के और लैपटॉप वगैरह पे काम कर सकते हैं। अच्छा। तो एआई वगैरह का सहयोग लेके उनको मतलब एक गाइडेड वे में हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनका मूवमेंट हो सके, समझ सकें, और जो भी विचार हैं या जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी उनको रास्ते दिखाई पड़े उसमें वो जा सकें। तो इसका भी विचार हम लोग कर रहे हैं। और जैसे सबसे कठिन होता है जब हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, डेफ एंड डम वाला, उनके लिए भी अब वो सुन नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, अब कैसे कम्युनिकेशन हो। हमारे पास कम्युनिकेशन के 3 ही माध्यम ऐसे सब लोग जानते हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज ही एक जो अपनी मातृभाषा होती है, एक वो है। दूसरा ये होता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह हम जिसको उपयोग करते हैं। और तीसरा ये है कि जब इन बच्चों के साथ हमको कम्युनिकेशन होता है तो इनके लिए एक साइन लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। वो साइन लैंग्वेज में ही सारी चीज़ें वो समझ पाते हैं। जैसे अगर हम लेक्चर दे रहे हैं तो उनको अगर वो लेक्चर तो सुन नहीं पा रहे, हम क्या बोल रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा, और
वो समझ के वो क्या कहना चाहते हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कैसे आपस में कम्युनिकेशन हो, इस कम्युनिकेशन को करने के लिए एक साइन लैंग्वेज होती है। तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स क्लास में रहते हैं, उनके माध्यम से जो बात कही जा रही है उस साइन लैंग्वेज में बता के उससे वो उन बच्चों को प्रेषित करते हैं। अच्छा, मतलब टीचर्स के अलावा एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हाँ आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, तो उनको रहना पड़ता है क्लास में। तो ये एक थोड़ा सा कठिन तो है, क्योंकि हर चीज़ को एग्जैक्टली उसी वे में कम्युनिकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मोटा मोटी उनका कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे कई चीज़ों में, अब जैसे मान लीजिए आपको गुड मॉर्निंग ही करना है तो ऐसे करके और ऐसे जब आप बोलेंगे तो गुड मॉर्निंग हो जाएगा। अच्छा। अगर आपको गुड आफ्टरनून करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और मतलब ऐसे करके फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। कुछ हम भी 2-3 सीख रहे हैं पर मतलब उनको उनकी भावनाओं को, क्योंकि वो बच्चे क्या है वो सामान्य दिखते हैं, जैसे हम आप हैं सब पूरा दिखेगा, मगर दिक्कत ये है कि वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब जैसे सड़क पे चल रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे को तो कोई भी व्यक्ति देख के समझ जाएगा कि इनकी वो आवश्यकता है सपोर्ट की, पर उनको आप पीछे से कैसे आप देख रहे हैं सामान्य है, मगर हॉर्न बजाएंगे तो उनको सुन नहीं रहा है, आपको लगेगा सुन रहा है। तो ये जो समस्या है, ये हियरिंग इम्पेयर्ड जो डेफ एंड डम बच्चों की सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वो देखते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स भी आ रही हैं, और पर वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में नाकाम हो रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ समझ जाऊंगा, जैसे ये जो बच्चे हैं इनको क्या, जैसे अगर डेफ एंड डम बच्चा है या फिर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको क्या जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है या कुछ उनको भी जैसे अगर कोई चल नहीं सकता है तो उस दौरान आप लोग वो तमाम संसाधन भी मुहैया कराते हैं वो इंस्ट्रूमेंट? जैसे हमारे पास अब डेफ एंड डम के लिए तो हमारे बताया आपको कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ एक कोर्स भी चलता है जो 10वीं से के बाद 11वीं 12वीं का, जो कम्प्लीटली डेफ एंड डम बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है यहाँ पे, और उसको पढ़ाने वाले भी जो टीचर हैं वो भी डेफ एंड डम है। अच्छा। तो अपने साइन लैंग्वेज में ही अपनी बात कह देते हैं, पर बहुत बार समझ में आ भी जाती है, कुछ भाव से समझ जाता है, नाराज़ है कि खुश है कि क्या कहना चाह रहे हैं समझ में आ जाती है। पर आपको अगर एक्चुअल कम्युनिकेशन करना है तो बिना साइन लैंग्वेज जाने आप उनके साथ कम्युनिकेट करने में अपने को सक्षम नहीं होंगे। जो बच्चे फिजिकली उनके साथ कोई समस्या है तो उनको लेकर के क्या, जैसे ऑर्थोपेडिकली चैलेंज जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए तो नॉर्मली बैरियर फ्री वातावरण, जैसे लिफ्ट है उससे आप पहुंच गए ऊपर तक, क्लास में चले गए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। व्हील चेयर जो उनको दी जाती है तो व्हील चेयर का उनके पास रहता है, उनसे वो पहुँच सकते हैं वहाँ पर। सरकार भी बहुत सी सुविधाएं देती हैं, उन सभी बच्चों को जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड हैं इनको व्हील चेयर वगैरह सब दी जाती है। और जो ब्लाइंड वाले हैं उनको भी आजकल तो स्मार्ट केन आ गई है, उससे भी वो पता कर लेते हैं कैसे चलना है हमको। पर अभी समस्या जो आ रही है सबसे ज़्यादा जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो जो एक्चुअली इस पूरे सेक्टर को डील करने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बहुत आवश्यकता है, और उसमें अभी हमें लगता है कि काफ़ी शोध की आवश्यकता है, जिसमें कि डेफ एंड डम बच्चों को हम कैसे उनको ज़्यादा असिस्टिव टेक्नोलॉजी से उनको सुसज्जित कर सके या उनको दिया जा सके, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अच्छा सर, एक चीज़ ये समझना चाहूँगा, जैसे बच्चे आपके यहाँ आते हैं, एनरोल होते हैं, पढ़ाई का एक तो सबसे बड़ा भाई ठीक है शिक्षित होना, एक तो मकसद है ही है, दूसरा हमें अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए नौकरी की ज़रूरत है। यहाँ किस तरीके से कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था है, किस तरीके से बच्चों को रोज़गार की सुविधाएँ मिल रही हैं, इसको लेकर के क्या? नहीं, हमारे पास है पूरा एक विंग है प्लेसमेंट का, वो लोग करते हैं और अच्छे खासा प्लेसमेंट भी हुआ है। एग्जैक्ट डाटा तो मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा आपको, पर निश्चित रूप से उसमें हमारे डेफ एंड डम मतलब जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं या जो भी दिव्यांगजन जो हैं, उसमें संपूर्णता के साथ देख सकते हैं, कोई भी दिव्यांगजन, सबके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं अवसर मिले। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज होते हुए भी पैरा ओलंपिक्स में अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। बहुत से हमारे यहाँ के लड़के जो हैं
पैरा ओलंपिक्स अभी रिप्रेजेंट करने गई है एक लड़की, एक पैरा ओलंपिक्स यहाँ में। क्या पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के भी अवसर? बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बहुत विशेष हमारा जो विश्वविद्यालय है विशेष रूप से खेलकूद पे बहुत प्रोत्साहित कर रहा है बच्चों को, जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे हैं उनके लिए अलग से बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बना हुआ है जिसमें कि व्हील चेयर पे ही वो बैडमिंटन खेल सकते हैं। अच्छा। बहुत सी सुविधाएं हैं जो हम लोग दे रहे हैं और विभिन्न अलग अलग विधाओं में वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उनके कारण से वो नेशनल लेवल्स के, इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में और पैरा ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट चीज़ है जिसमें कि दिव्यांग होते हुए भी वो अपने को खेल के माध्यम से अपने को प्रूव कर रहे हैं अपनी मेहनत के हिसाब से और अपने टैलेंट को निखारने का प्रयास कर रहे हैं और विश्वविद्यालय उसमें सहयोग कर रहा है उनको। तो हम लोग उसको, हमारे यहाँ बहुत अच्छा एस्ट्रो टर्फ भी है, फुटबॉल का भी है, जो हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी हैं। अच्छा। तो इस सब खेल की दृष्टि से भी बहुत मतलब आप, मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में ऐसे नहीं होंगे बिल्कुल पैरालंपियन। तो देखिए, शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटेशन जो यूनिवर्सिटी है उसमें क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं और किस तरीके से बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो सके, पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, वो तमाम सुविधाएं इस यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों को उपलब्ध करा रही है। तो जो भी लोग इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हों वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और अपना जो भविष्य है उसको संवार सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।